दोस्तों, एक पुरानी कहावत है, अगर आप पानी के बारे में जानना चाहते हैं तो मछली से मत पूछिए। क्यों? क्योंकि मछली पानी में ही पैदा हुई, पानी में ही रही। पानी उसके लिए इतना साधारण यानी ऑब्वियस है कि उसे पता ही नहीं कि पानी नाम की कोई चीज भी होती है। उसे पानी का एहसास तब होता है जब उसे पानी से बाहर निकाला जाता है। हम इंसान भी बिल्कुल उस मछली की तरह हैं। हम विश्वासों, परंपराओं और भाषा के पानी में तैर रहे हैं। हम मानते हैं कि समय बह रहा है। हम मानते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही सच है। हम मानते हैं कि मारना गलत है और बचाना सही है। लेकिन हम कभी पूछते नहीं क्यों। एक आम आदमी यानी ऑर्डिनरी थिंकर और एक दार्शनिक यानी फिलोसॉफिकल थिंकर में बस यही फर्क है। आम आदमी पानी में तैरता है और खुश रहता है, एक्सेप्टेंस। दार्शनिक पानी से बाहर छलांग लगाता है और पूछता है, अरे ये गीला गीला क्या है जो मुझे घेरे हुए था, क्वेश्चनिंग। स्वागत है ऑफिशियल फिलॉसफी में। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। आज हम फिलॉसफी की सबसे बड़ी सुपर पावर को अनलॉक करेंगे, फिलोसॉफिकल थिंकिंग। ये सिर्फ सोचने का तरीका नहीं है, ये जागने का तरीका है। चलिए इसे एक क्लासिक उदाहरण से समझते हैं। एक बगीचे में एक सेब गिरता है, एप्पल। वहां 3 तरह के लोग खड़े हैं। आम आदमी, ऑर्डिनरी पर्सन। वो सेब उठाता है, उसे कपड़े से पोंछता है और खा लेता है। उसका फोकस यूटिलिटी, उपयोगिता। क्या ये मेरे काम का है? वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, न्यूटन। वो सेब को गिरते हुए देखता है और मापता है कि वो कितनी स्पीड से गिरा। उसका फोकस प्रोसेस, प्रक्रिया। ये कैसे गिरा? ग्रेविटी। दार्शनिक वो न सेब खाता है न स्पीड नापता है। वो एक अजीब सवाल पूछता है, ये सेब नीचे ही क्यों गिरा? नीचे क्या होता है? क्या अगर मैं उल्टा खड़ा हो जाऊं तो ये ऊपर गिरेगा? या इससे भी गहरा सवाल, क्या ये सेब सच में मौजूद है या ये सिर्फ मेरे दिमाग का एक चित्र यानी इमेज है? उसका फोकस एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व और मीनिंग यानी अर्थ। देख रहे हैं, घटना एक ही है लेकिन नजरिया अलग है। साइंस हमें बताता है कि चीजें कैसे काम करती हैं। फिलॉसफी पूछती है कि चीजें क्यों हैं और उनका मतलब क्या है। दार्शनिक सोच का मतलब है ऑब्वियस चीजों पर शक करना। जब पूरी दुनिया कहे अरे ये तो सबको पता है, तब दार्शनिक कहता है रुको, मुझे नहीं पता, समझाओ मुझे। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक कौन है? सुकरात, कांट, प्लेटो? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा दार्शनिक है एक 5 साल का बच्चा, बेबी। कभी किसी बच्चे से बात कीजिए, बच्चा, पापा सूरज क्यों निकलता है? पापा, ताकि दिन हो सके। बच्चा, दिन क्यों होता है? पापा, ताकि हम काम कर सके। बच्चा, काम क्यों करना है? पापा, पैसे कमाने के लिए। बच्चा, पैसे क्यों चाहिए? पापा, गुस्से में, चुप कर, ज्यादा सवाल मत पूछ। ध्यान दीजिए, उस बच्चे ने 4 सवालों में ही पिता को उनकी जिंदगी के मकसद तक पहुंचा दिया और पिता के पास जवाब खत्म हो गए, इसलिए उन्होंने उसे डांट दिया। फिलोसॉफिकल थिंकिंग और कुछ नहीं, बस उस बच्चे को अपने अंदर जिंदा रखना है। बचपन में हम सब दार्शनिक थे, हम हर चीज पर हैरान होते थे। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए, स्कूल और समाज ने हमारे अंदर के उस बच्चे को मार डाला। उन्होंने कहा, सवाल मत पूछो, याद कर लो, सिलेबस पूरा करो, नंबर लाओ, नौकरी करो। हमने हैरान होना छोड़ दिया। हमने मान लिया कि हमें सब पता है। लेकिन फिलॉसफी कहती है, टू फिलोसोफाइज इज टू अनलर्न। दर्शन करना मतलब सीखी हुई चीजों को भूलना है। आपको वापस बच्चा बनना होगा। आपको उस नीले आसमान को देखकर फिर से पूछना होगा, ये नीला क्यों है? क्या ये सच में नीला है या मेरी आंखें इसे नीला बना रही हैं? अगले पेज में हम जानेंगे कि सवाल पूछने के स्तर क्या होते हैं। हर सवाल फिलोसॉफिकल नहीं होता। आज खाने में क्या है, ये फिलोसॉफिकल सवाल नहीं है। तो फिर कौन सा सवाल फिलोसॉफिकल है? हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग वर्सेस सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। तैयार हो जाइए अपने दिमाग के गियर्स को उल्टा घुमाने के लिए। दोस्तों, अभी हमने देखा कि बच्चा सवाल पूछता है, लेकिन क्या हर सवाल फिलोसॉफिकल होता है? अगर मैं पूछूं, भाई टाइम क्या हुआ है या आज खाने में क्या बना है, तो क्या मैं फिलॉसफी कर रहा हूं? नहीं। फिलॉसफी को समझने के लिए हमें सवालों को 3 सीढ़ियों या लेवल्स में बांटना होगा। यह बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से सुनिए। लेवल 1, द एम्पिरिकल क्वेश्चन, तथ्य का सवाल। यह साइंस और आम जिंदगी का इलाका है। सवाल, क्या बाहर बारिश हो रही है? सवाल, पानी का केमिकल फॉर्मूला क्या है? सवाल, इंसान का दिमाग कैसे काम करता है? इनका जवाब ढूंढने के लिए आपको कुर्सी से उठकर बाहर देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा। यहां जवाब हां या ना में मिल जाता है।
ये फिलॉसफी नहीं है। लेवल 2, द फॉर्मल क्वेश्चन, लॉजिक और मैथ का इलाका। सवाल, 2 + 2 कितना होता है? सवाल, क्या एक ट्रायंगल की तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है? इनका जवाब ढूंढने के लिए आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है, आपको बस दिमाग में कैलकुलेट करना है। ये नियमों पर चलता है, ये भी फिलॉसफी नहीं है। लेवल 3, द फिलॉसफिकल क्वेश्चन, अवधारणा का सवाल। अब आती है सबसे खतरनाक सीढ़ी। सवाल, समय यानी टाइम क्या है? घड़ी में कितना बजा है ये नहीं, खुद समय क्या है? सवाल, क्या रोबोट के पास दिमाग हो सकता है? न्यूरॉन्स नहीं, चेतना। सवाल, क्या सच बोलना हमेशा सही होता है? ये लैब में टेस्ट नहीं हो सकता। यहां आप ना तो बाहर देख सकते हैं, साइंस फेल, और ना ही कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, मैथ फेल। यहां आपको कॉन्सेप्ट एनालिसिस करना पड़ता है। फिलॉसफी लेवल 3 पर काम करती है। तो अगली बार जब कोई आपसे फिलॉसफिकल सवाल पूछे तो समझ जाइए कि वो आपसे जानकारी नहीं, आपसे समझ मांग रहा है। अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताता हूं जो आपको फिलॉसफी के स्टूडेंट्स से भी आगे ले जाएगा। इसे कहते हैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग या मेटाकॉग्निशन, यानी सोच के बारे में सोचना। इसे समझने के लिए उस सिनेमा हॉल वाले सीन को याद कीजिए। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, आम आदमी। हम सब दुनिया को एक स्क्रीन की तरह देखते हैं। वो देखो पेड़ है, वो देखो कुत्ता है, वो आदमी बुरा है। हमारा पूरा ध्यान ऑब्जेक्ट्स पर होता है, हम फिल्म में खोए हुए हैं। सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, दार्शनिक। दार्शनिक अचानक फिल्म देखना बंद कर देता है। वो पीछे मुड़ता है और पूछता है, ये फिल्म चल कैसे रही है? ये रोशनी कहां से आ रही है? ये लेंस कौन सा लगा है? मतलब दार्शनिक दुनिया के बारे में नहीं सोचता, वो उस चश्मे या लेंस के बारे में सोचता है जिससे हम दुनिया देख रहे हैं। उदाहरण, साइंटिस्ट फर्स्ट ऑर्डर, इतिहास में क्या हुआ था? वो घटनाओं को देख रहा है। फिलोसोफर सेकंड ऑर्डर, इतिहास क्या है? क्या इतिहास सच होता है या ये जीतने वालों की लिखी कहानी है? लॉयर फर्स्ट ऑर्डर, क्या इसने कानून तोड़ा? फिलोसोफर सेकंड ऑर्डर, कानून क्या है? क्या कानून और न्याय एक ही चीज है? तो फिलॉसफिकल थिंकिंग का मतलब है अपने ही दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना। ये पूछना कि मैं जो सोच रहा हूं वो मैं क्यों सोच रहा हूं? क्या मेरा चश्मा गंदा है? अब सवाल आता है कि दार्शनिक ये सब करता कैसे है? साइंटिस्ट के पास लैब है, केमिस्ट के पास टेस्ट ट्यूब है। दार्शनिक के पास क्या है? दार्शनिक के पास है थॉट एक्सपेरिमेंट, विचार प्रयोग। ये उसकी लैब है। एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो एक महान साइंटिस्ट होने के साथ साथ एक फिलोसोफर भी थे, अपनी पूरी थ्योरी दिमाग में बैठकर बनाई थी। उन्होंने सोचा, अगर मैं रोशनी की किरण पर बैठकर यात्रा करूं तो क्या होगा? ये एक फिलॉसफिकल थिंकिंग थी। दार्शनिक अपने दिमाग में एक सैंड बॉक्स या रेत का बक्सा बनाता है। वहां वो दुनिया के नियमों को तोड़ मरोड़ कर देखता है। मान लो कि पूरी दुनिया एक सपना है, ड्रीम, तो क्या मैं ऐसे साबित कर सकता हूं? डेकार्ट्स डीमन। मान लो एक जहाज के सारे लकड़ी के तख्ते बदल दिए जाएं, तो क्या वो वही जहाज रहेगा? शिप ऑफ थीसियस। ये मान लो, लेट्स अज्यूम कहना ही फिलॉसफिकल थिंकिंग की शुरुआत है। ये एक तरह का खेल है, लेकिन बहुत गंभीर खेल। यहां आप रियलिटी के साथ खेलते हैं ताकि आप सच तक पहुंच सकें। लेकिन दोस्तों, मैं आपको चेतावनी दे दूं, फिलॉसफिकल थिंकिंग मजेदार नहीं है, ये तकलीफदेह है। जब आप जिम में पहली बार वेट उठाते हैं तो क्या होता है? दर्द। वैसे ही जब आप पहली बार अपने बचपन के विश्वासों पर सवाल उठाते हैं तो दिमागी दर्द होता है। इसे ग्रीक भाषा में एपोरिया कहते हैं, कंफ्यूजन। आपको लगेगा कि जमीन पैरों के नीचे से खिसक रही है। अरे, मुझे तो लगता था कि मैं सब जानता हूं, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं पता। महान दार्शनिक बर्ट्रैंड रसल ने कहा था, Men fear thought as they fear nothing else on earth, more than ruin, more even than death. इंसान सोचने से जितना डरता है उतना किसी और चीज से नहीं डरता, बर्बादी और मौत से भी नहीं। क्यों? क्योंकि सोचना आपके कंफर्ट जोन को आग लगा देता है। यह आपके पुराने मकान को तोड़ देता है ताकि नया महल बनाया जा सके। अगले पेज में हम उस आदमी से मिलेंगे जो दूसरों के मकान तोड़ने में माहिर था। वो आदमी जो बाजार में खड़ा होकर लोगों को इतना परेशान करता था कि उन्होंने उसे जहर देकर मार दिया। सुकरात। हम जानेंगे सुकराटिक मेथड क्या है, कैसे सुकरात एक सिंपल से सवाल से सामने वाले के अहंकार को चकनाचूर कर देते थे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम बहस के अखाड़े में उतरने वाले हैं। दोस्तों, फिलोसॉफिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा हथियार है आयरनी, यानी व्यंग्य। सुकरात खुद को एक टीचर नहीं बल्कि एक गैड फ्लाई कहते थे। उन्होंने कहा, अथेंस एक सुस्त घोड़ा है और मैं वो मक्खी हूं जो इसे काट काट कर जगाए रखता हूं। सुकरात कभी भाषण नहीं देते थे। वे कभी नहीं कहते थे, बैठो मैं तुम्हें ज्ञान देता हूं, बल्कि वे हाथ जोड़कर कहते थे, भाई मैं तो मूर्ख हूं,
मुझे कुछ नहीं आता, तुम ज्ञानी हो, तुम मुझे समझाओ। इसे कहते हैं सोक्रेटिक आयरनी। ये एक जाल यानी ट्रैप है। सामने वाला सोचता है, अरे वाह, सुकरात मुझसे सीखना चाहता है, चलो इसे ज्ञान देता हूं, और यहीं वो फंस जाता है। सुकरात का तरीका था एलेंकस। इसका मतलब है लॉजिकल रिफ्यूटेशन यानी तार्किक खंडन, मतलब आपकी ही बात से आपकी ही बात को गलत साबित करना। चलिए इसे एक लाइव एग्जाम्पल यानी लाइव डायलॉग से समझते हैं। मान लीजिए आज के दौर में सुकरात किसी देशभक्त यानी पेट्रियट से मिल लेते हैं। सोक्रेटिस: प्रणाम मित्र, सुना है आप देशभक्ति पर बहुत अच्छा भाषण देते हैं। मैं तो अनपढ़ हूं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि देशभक्ति क्या होती है? एक्सपर्ट: अरे सुकरात, इतना भी नहीं पता। देशभक्ति का मतलब है अपने देश के लिए जान दे देना। जो बॉर्डर पे लड़ता है वही देशभक्त है। ओह, बहुत बढ़िया, यानी सिर्फ सैनिक ही देशभक्त हो सकते हैं। लेकिन क्या वो किसान जो देश को खाना खिला रहा है वो देशभक्त नहीं है? हाँ, वो भी है। चलो परिभाषा बदलते हैं। देशभक्ति मतलब देश की हर बात का समर्थन करना। अच्छा, मान लो देश का राजा पागल हो जाए और निर्दोष लोगों को मारने का आदेश दे, तो क्या उसका समर्थन करना देशभक्ति होगी या उस गलत आदेश का विरोध करना असली देशभक्ति होगी? एक्सपर्ट थोड़ा घबराते हुए: अगर राजा गलत है तो विरोध करना ही देश को बचाना है, तो शायद गलत का विरोध करना देशभक्ति है। अरे, अभी तो तुमने कहा था समर्थन करना देशभक्ति है, अब कह रहे हो विरोध करना देशभक्ति है। मित्र, तुम तो खुद कंफ्यूज्ड हो, तुम मुझे क्या सिखाओगे? देखा आपने, सुकरात ने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने बस सवाल पूछे और 2 मिनट के अंदर उस एक्सपर्ट की पक्की परिभाषा कचरे के डिब्बे में चली गई। वो एक्सपर्ट अब शर्मिंदा है, गुस्से में है और कंफ्यूज्ड यानी अपोरिया में है। यही फिलोसॉफिकल थिंकिंग है। ये किसी इमारत को बनाने का काम नहीं है, ये गलत इमारतों को गिराने का काम है, डेमोलिशन। जब तक आप कचरा यानी फॉल्स बिलीफ साफ नहीं करेंगे, तब तक सच की नींव नहीं रख सकते। सुकरात की मां एक दाई थी जो औरतों को बच्चा पैदा करने में मदद करती थी। सुकरात कहते थे, मैं भी अपनी मां जैसा काम करता हूं, बस फर्क इतना है कि मैं औरतों की नहीं, पुरुषों की आत्मा की डिलीवरी करवाता हूं। इसे फिलॉसफी में कहते हैं मयूटेक्स। सुकरात का मानना था कि ज्ञान बाहर से अंदर नहीं डाला जाता, ज्ञान आपके अंदर पहले से मौजूद है, इन्नेट आइडियाज। जैसे बच्चा मां के पेट में होता है, वैसे ही सच आपके दिमाग में सोया हुआ है। एक टीचर का काम आपको पढ़ाना नहीं है, एक टीचर का काम है दर्दनाक सवाल पूछना ताकि वो ज्ञान बाहर आ सके। बच्चा पैदा होने में दर्द यानी लेबर पेन होता है, वैसे ही सच पैदा होने में भी दिमागी दर्द होता है। जब सुकरात लोगों से सवाल पूछते थे तो लोग रोने लगते थे, चिल्लाते थे, क्योंकि उनका ईगो टूट रहा होता था। सुकरात कहते थे, चिल्लाओ मत, ये दर्द सबूत है कि तुम एक नए विचार को जन्म दे रहे हो। अब सोचिए, अगर आप रोज बाजार में जाकर नेताओं, पुजारियों और अमीरों की बेइज्जती करेंगे, वो भी प्यार से सवाल पूछकर, तो क्या होगा? अथेंस के पावरफुल लोग सुकरात से डरने लगे। उन्हें लगा ये आदमी हमारे युवाओं को बिगाड़ रहा है, ये उन्हें सवाल पूछना सिखा रहा है। इसीलिए 70 साल की उम्र में सुकरात को हेमलॉक यानी नाम का जहर देकर मार दिया गया। ये फिलोसॉफिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा सबक है। थिंकिंग इज डेंजरस। सोचना खतरनाक है। समाज चाहता है कि आप फॉलो करें, फिलॉसफी चाहती है कि आप लीड करें। अगर आप फिलॉसफी के रास्ते पर चलेंगे तो हो सकता है आपके दोस्त कम हो जाएं, हो सकता है लोग आपको पागल या सनकी कहें, लेकिन याद रखना, जहर का प्याला पीते वक्त भी सुकरात के चेहरे पर सुकून था, क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को नहीं बेचा था। अगले पेज में हम लॉजिक की दुनिया में चलेंगे। सुकरात के बाद उनके शिष्य प्लेटो और अरस्तु ने सोचा, सवाल पूछने का कोई सिस्टम होना चाहिए। हम जानेंगे लॉजिकल फैलेसीज के बारे में, कैसे नेता और मीडिया आपको बेवकूफ बनाते हैं। एड होमिनम, बात को नहीं आदमी को काटो। स्ट्रॉ मैन, पुतला बनाकर जलाओ। तैयार हो जाइए अपने दिमाग को बुलेट प्रूफ बनाने के लिए। दोस्तों, फिलोसॉफिकल थिंकिंग सिर्फ डाउट करना नहीं है। फिलोसॉफिकल थिंकिंग का मतलब है एक मजबूत इमारत बनाना। अरस्तु ने दुनिया को एक जादू दिया, सिलोजिज्म, न्याय वाक्य। उन्होंने कहा कि सच हवा में नहीं लटकता, सच 2 खंभों पर खड़ा होता है। एक सही तर्क ऐसा दिखता है। प्रेमिस 1, आधार 1, सभी इंसान नश्वर हैं, यानी ऑल मेन आर मॉर्टल। प्रेमिस 2, सुकरात एक इंसान है, यानी सोक्रेटिस इज अ मैन। कंक्लूजन, निष्कर्ष, इसलिए सुकरात नश्वर है, यानी देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल। देख रहे हैं, ये बुलेट प्रूफ है। अगर पहले 2 सच हैं तो तीसरे को सच होना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई ताकत इसे गलत साबित नहीं कर सकती। लेकिन आज की दुनिया में हम कैसे बात करते हैं? अरे, वो नेता चोर है क्योंकि उसकी शक्ल चोर जैसी है।
गलत लॉजिक। सब कहते हैं कि भूत होते हैं इसलिए भूत होते हैं। गलत लॉजिक। फिलोसोफर एक आर्किटेक्ट की तरह होता है। वो हर वाक्य को हथौड़े से ठोक कर चेक करता है, क्या तुम्हारा आधार मजबूत है या तुम हवा में महल बना रहे हो। अब मैं आपको उन कीड़ों से मिलवाता हूं जो हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर में घुस गए हैं। इन्हें फिलॉसफी में कहते हैं लॉजिकल फैलेसीज, तर्क दोष। अगर आप न्यूज चैनल खोलेंगे या ट्विटर पर जाएंगे तो आपको ये हर जगह मिलेंगे। चलिए इनका शिकार करते हैं। 1. एड होमिनिम यानी व्यक्ति पर हमला। जब कोई आपकी बात का जवाब ना दे पाए तो वो आप पर हमला करता है। आप, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। सामने वाला, अरे चुप कर, तो खुद तो पीता है, तू क्या ज्ञान देगा। लॉजिक गलत। मेरे पीने या ना पीने से सिगरेट का सच नहीं बदलता। एक शराबी भी ये कह सकता है कि शराब बुरी है और वो सही होगा। बात को काटो, आदमी को नहीं। दूसरा, स्ट्रॉ मैन यानी पुतला जलाना। सामने वाले की बात को तोड़ मरोड़ कर कमजोर बना देना और फिर उसे हराना। आप, हमें जेलों में कैदियों की स्थिति सुधारनी चाहिए। सामने वाला, ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि हम अपराधियों को 5 स्टार होटल में रखें और उनकी पूजा करें। लॉजिक, आपने ये कभी नहीं कहा। उसने आपकी बात का पुतला यानी स्ट्रॉमैन बनाया और उसे जला दिया ताकि वो जीत सके। तीसरा, अपील टू अथॉरिटी यानी बड़े लोग। ये सच है क्योंकि आइंस्टाइन ने कहा था, ये सच है क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है। लॉजिक गलत। आइंस्टाइन भी गलत हो सकता है। कोई बात इसलिए सच नहीं होती कि किसने कही है, वो इसलिए सच होती है क्योंकि उसके पास सबूत है। फैलेसी तो दूसरों की गलती है, अब अपनी गलती देखिए। हमारा दिमाग सच ढूंढना नहीं चाहता, हमारा दिमाग सुरक्षा यानी कंफर्ट चाहता है। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस यानी पुष्टि पूर्वाग्रह। अगर आप किसी नेता को पसंद करते हैं तो आप सिर्फ उसकी अच्छी खबरें पढ़ेंगे। अगर कोई बुरी खबर आएगी तो आप कहेंगे ये फेक न्यूज़ है। अगर आप भूतों में मानते हैं तो रात को हवा से दरवाजा हिलने पर आपको भूत ही लगेगा, हवा नहीं। दार्शनिक सोच का सबसे मुश्किल काम है अपने खुद के वकील को फायर करना और अपना जज बनना। एक आम आदमी अपने विचारों को डिफेंड करता है जैसे वकील अपने क्लाइंट को बचाता है। एक दार्शनिक अपने विचारों को टेस्ट करता है जैसे जज सबूत मांगता है। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपनी सबसे प्यारी धारणा को गलत साबित करने की कोशिश करें? यही क्रिटिकल थिंकिंग है। तो बहस जीतने का सही तरीका क्या है? क्या चिल्लाना? क्या सामने वाले को बेइज्जत करना? नहीं। दार्शनिक शास्त्र आपको एक सीक्रेट हथियार देता है, स्टील मैनिंग। ये स्ट्रॉ मैन का उल्टा है। जब आप किसी से बहस करें, चाहे वो नास्तिक हो, आस्तिक हो या विरोधी पार्टी का हो, पहले उसकी बात को ध्यान से सुने, फिर उसकी बात को इतने अच्छे से दोहराएं कि सामने वाला कहे, वाह, तुमने तो मेरी बात मुझसे भी बेहतर तरीके से समझा दी है। अब उसके उस सबसे मजबूत तर्क को लॉजिक से तोड़ें। अगर आप किसी के कमजोर तर्क को हराते हैं तो आप सिर्फ अपना ईगो मसाज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किसी के मजबूत तर्क को हराते हैं तो आप सच के करीब पहुंच रहे हैं। अगले और आखिरी पेज में हम देखेंगे कि इस दार्शनिक सोच का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या सिर्फ स्मार्ट बनना? नहीं, इसका लक्ष्य है विजडम यानी विवेक। हम जानेंगे इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी के बारे में और एक फिलोसोफर्स माइंडसेट कैसे विकसित करें जो भीड़ में भी अकेला और शांत खड़ा रहे। तैयार हो जाइए इस टॉपिक के ग्रैंड कंक्लूजन के लिए। दोस्तों, फिलोसॉफिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा विरोधाभास सुनिए। द मोर यू नो, द मोर यू रियलाइज यू डोंट नो। इसे समझाने के लिए एक सर्कल की कल्पना कीजिए। जब आप बच्चे होते हैं, आपका ज्ञान का गोला छोटा होता है, उसकी परिधि भी छोटी होती है जो अज्ञान यानी अननोन को छू रही है। आपको लगता है मुझे सब पता है। जब आप पढ़ते हैं, आपका ज्ञान का गोला बड़ा हो जाता है, लेकिन अब उसकी परिधि भी बड़ी हो गई है। अब आप अज्ञान के और भी बड़े हिस्से को छू रहे हैं। इसलिए एक मूर्ख आदमी हमेशा कॉन्फिडेंट होता है, डनिंग क्रूगर इफेक्ट, और एक ज्ञानी आदमी हमेशा डाउट में होता है। बर्ट्रैंड रसल ने कहा था, The whole problem with the world is that fools and fanatics are always so certain of themselves and wiser people so full of doubts। यानी दुनिया की दिक्कत यह है कि बेवकूफों को खुद पर पूरा भरोसा है और समझदार लोग शक से भरे हैं। तो अगर आपको कभी लगे कि मुझे इस टॉपिक का पूरा सच पता है, तो समझ जाइए कि आपकी फिलोसॉफिकल थिंकिंग रुक गई है। आप सर्कल के अंदर कैद हो गए हैं। प्राचीन ग्रीस में 2 तरह के लोग होते थे। सोफिस्ट्स, ये वो लोग थे जो कहते थे हमारे पास ज्ञान है, पैसे दो, हम तुम्हें बहस जीतना सिखा देंगे, यानी आज के कोचिंग वाले या मोटिवेशनल स्पीकर। फिलोसोफर्स, दार्शनिक, ये जैसे सुकरात कहते थे मेरे पास ज्ञान नहीं है, मैं तो बस ज्ञान का प्रेमी यानी लवर हूं और उसे ढूंढ रहा हूं। फिलॉसफी शब्द का मतलब ही है फाइलो यानी लव प्लस सोफिया यानी विजडम यानी विवेक से प्यार। फर्क बहुत बड़ा है। सोफिस्ट बहस जीतना चाहता है,
ईगो। फिलोसोफर सच तक पहुंचना चाहता है, ट्रूथ। एक सच्चा दार्शनिक वो है जो बहस हारने पर खुश होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बहस जीत गया तो मेरा पुराना शायद गलत विचार ही मेरे पास रहा, मैंने कुछ नया नहीं सीखा। लेकिन अगर मैं हार गया तो इसका मतलब है कि मेरा एक गलत विचार नष्ट हो गया और मुझे एक नया सच मिल गया। दार्शनिक के लिए हारना ही असली जीत है। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, यानी बौद्धिक ईमानदारी। क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप भरी महफिल में कह सकें, माफ करना, मैं गलत था, तुम सही हो? अब मैं आपको स्टोइक फिलॉसफी का एक टूल देता हूं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। इसे कहते हैं द व्यू फ्रॉम अबव। जब भी आप किसी छोटी बात पर परेशान हो, ट्रैफिक, बेइज्जती, पैसा, तो अपनी फिलोसॉफिकल आंखें बंद करें और जूम आउट करें। अपने घर को ऊपर से देखें, अपने शहर को देखें, पूरे भारत को देखें, पूरी धरती को देखें, अंतरिक्ष में लटकता हुआ एक नीला बिंदु, और फिर सोचें कि इस अनंत ब्रह्मांड में मेरी ये छोटी सी समस्या क्या मायने रखती है। जैसे ही आप ये करते हैं, आपका ईगो, अहंकार खत्म हो जाता है, और जब ईगो हटता है तभी ट्रूथ दिखाई देता है। एक दार्शनिक कभी गुस्सा नहीं करता, वो समझता है। अगर कोई आपको गाली देता है तो आप सोचते हैं, इसने गाली क्यों दी? शायद इसका दिन खराब है, शायद इसकी परवरिश ऐसी है। आप रिएक्ट नहीं करते, आप एनालाइज करते हैं। यही फिलोसॉफिकल थिंकिंग की चरम सीमा है, अल्टीमेट गोल, शांति। तो दोस्तों, चैप्टर 1 टॉपिक 8 यहां समाप्त होता है। हमने देखा कि सोचना कोई आसान काम नहीं है। ये मछली का पानी से बाहर कूदना है, ये सुकरात की तरह जहर पीना है, ये अपने ही विश्वासों को हथौड़े से तोड़ना है। लेकिन इसका रिवॉर्ड क्या है? इसका रिवॉर्ड है एक जागी हुई जिंदगी, एन अवेकेंड लाइफ। अब आप एक रोबोट नहीं है जो समाज के इशारों पर नाच रहा है। अब आप एक इंसान हैं जिसके पास अपना खुद का कंपस है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सोचना कैसे है, लेकिन सवाल यह है कि सोचा क्या गया है। दुनिया में 2 तरह के दिमाग रहे हैं, एक पूर्व का दिमाग, भारत, एक पश्चिम का दिमाग, यूनान। क्या आपने कभी सोचा है कि हम भारतीय हाथ जोड़कर नमस्ते क्यों करते हैं और पश्चिमी लोग हाथ क्यों मिलाते हैं? इसके पीछे भी एक गहरी फिलॉसफी है। अगले एपिसोड में होगा महामुकाबला। टॉपिक 9, इंडियन वर्सेस वेस्टर्न फिलॉसफी। पूर्व और पश्चिम की सोच में क्या फर्क है? इंडियन, जीवन एक चक्र है, पुनर्जन्म। वेस्टर्न, जीवन एक सीधी रेखा है, जन्म मृत्यु। हम अंदर देखते हैं, वो बाहर देखते हैं। ये टॉपिक आपको अपनी जड़ों से मिलवाएगा और दुनिया को देखने का एक नया चश्मा देगा। मिस मत कीजिएगा। मैं हूं सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं ऑफिशियल फिलॉसफी। सोचते रहिए, क्योंकि बिना सोचे जीना, जीना नहीं है। जय हिंद।